हेलो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे विद्युत चुंबकीय तरंगों वाले चैप्टर का। तो इसमें इसके बेसिक फंडामेंटल के साथ साथ में हम मोस्ट जो टॉपिक हैं बोर्ड में आने वाले उसके ऊपर भी अपन डिस्कस करेंगे और उनको समझेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वो है विस्थापन धारा। तो विस्थापन धारा क्या है, पहले एक छोटा सा बेसिक देख लेते हैं इसका, उसके बाद उसकी परिभाषा और उसका फॉर्मूला क्या है वो सारा देख लेंगे हम। तो देखो, यहां पर एक हम लेते हैं संधारित्र, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, और अगर इसको हम किसी स्रोत से जोड़ें और परिवर्तनशील धारा प्रवाहित हो इसके अंदर, अगर जैसे कि धारा IC। अब IC क्या है? IC यहां पर चालन धारा है जो तार में बहती है। तो तार में, वायर में जो धारा बह रही है उसको बोलते हैं चालन धारा। तो यहां पर ये चालन धारा है। अब क्या हुआ कि इसकी जो प्लेटें हैं दोनों, वो प्लेटें आवेशित हो गई, प्लस एक पर प्लस प्लस आएगा और एक पर माइनस माइनस का आवेश आ जाएगा। तो यहां पर प्लस Q है, यहां पर माइनस Q है। अब देखो, ये जो प्लेटें हैं इनका जो क्षेत्रफल है वो है A, और प्लस माइनस का आवेश इनके बीच में स्थापित हो गया, तो इनके बीच में एक विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया इनके बीच में। अब विद्युत क्षेत्र इन प्लेटों के बीच में ही रहेगा, वो इनके बाहर जीरो होता है, यानी संधारित्र की प्लेटों के बाहर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो जीरो होता है। अब देखो, यहां अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें हम, तो वो मिलता है हमें E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किन के बीच में मिलता है? ये प्लेटों के बीच में। और यहां पर सिग्मा का मान होता है Q बटे में ले लो A, और एप्सिलॉन नॉट यहां पर पड़ा है। अब A को अगर इधर लाओगे तो ये हो गया EA बराबर में Q बाय एप्सिलॉन नॉट। विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल का जो गुणनफल होता है वो होता है विद्युत फ्लक्स। तो इसको हम ले सकते हैं फाई E के रूप में। तो फाई E बराबर Q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये है विद्युत फ्लक्स। तो देखें, यहां इन प्लेटों के क्षेत्रफल से विद्युत फ्लक्स भी पास होगा, गुजरेगा, और एक विद्युत क्षेत्र भी यहां पर स्थापित हो गया। अब क्या होता है कि अगर इस आवेश में परिवर्तन हो रहा है, आवेश के मान में परिवर्तन हो रहा है, तो विद्युत क्षेत्र में भी परिवर्तन होता है, और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो यहां पर फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, और इनमें जो परिवर्तन हो रहा है, इस परिवर्तन के कारण यहां इन प्लेटों के बीच में एक धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा को नाम दिया गया है विस्थापन धारा, जिसको हम ID से व्यक्त करेंगे। तो ID यहां पर जो है वो विस्थापन धारा है। अभी ये बेसिक फंडामेंटल है छोटा सा, ताकि ये परिभाषा जो है आपको समझ में आ जाए। तो देखो, इसका जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला ये होगा ID बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई E बटा dt। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये विस्थापन धारा का सूत्र है। अब देख लो, इसकी जो परिभाषा है वो परिभाषा क्या मिलेगी हमें, कि वह धारा जो समय के साथ परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स के कारण उत्पन्न होती है उसे बोलते हैं विस्थापन धारा। तो ये आपको ध्यान देना है। अब देखो, ये जो है आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है, ये केवल और केवल संधारित्र की जो प्लेटें हैं उनके बीच में या निर्वात है बीच में, तो वहां पर जो विद्युत क्षेत्र है या विद्युत फ्लक्स है उसमें जो परिवर्तन होता है उसी कारण ये उत्पन्न होती है। तो इस धारा को नाम दिया गया है विस्थापन धारा, और ये जो कंसेप्ट है ये दिया था मैक्सवेल ने। तो देखो, अब ये आया कैसे, इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, एक डेरिवेशन छोटी सी वो देख लेते हैं।
तो अगले पड़ाव में देखते हैं हम विस्थापन धारा के व्यंजक का व्युत्पन्न या व्यंजक व्युत्पन्न करना। शॉर्ट भाषा में बोले तो प्रूफ सिद्ध करना कि भाई आई डी बराबर एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी कैसे आया है। तो ध्यान देना, यहां जो ये संधारित्र है, इसमें अगर गाउस के नियम से हम देखेंगे कि इस क्षेत्रफल से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो फ्लक्स क्या है, वो है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो देखें, संधारित्र की जो प्लेटें हैं, प्लेटों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो देखेंगे हम गाउस के नियम से। तो गाउस के नियम से हमें मिलेगा फाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, ये मिलेगा हमें। और एप्सिलॉन नॉट को अगर इधर लाएंगे हम तो हमें मिलेगा एप्सिलॉन नॉट फाई ई बराबर क्यू। ये समीकरण 1 मिल गया। अब देखो, अगर आवेश का मान परिवर्तित हो रहा है तो देखो, परिवर्तनशील, या यूं लिख दो बोले इस प्रकार आवेश Q में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो होता है I बराबर dQ बटा dt। ये I है और प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर I d ले लो। अब देखो, समीकरण 1 को समीकरण 2 में रखेंगे, जो Q का मान हमारे पास में वो यहां हम रख देंगे। तो हमें मिलेगा आई डी बराबर डी बटा डी टी, और यहां हो गया एप्सिलॉन नॉट फाई ई। फाई ई जो है वो फ्लक्स है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक अचर है, मतलब निर्वात की विद्युतशीलता जो नियत मान होता है उसमें परिवर्तन नहीं होगा, तो इसको बाहर ले लो और डी फाई ई बटा डी टी के रूप में हमें ये समीकरण मिल गया है। बस यही हमें प्रूफ करना होता है। तो अगर पूछ ले कि भाई इसको प्रूफ करो, व्यंजक व्युत्पन्न करो, तो व्युत्पन्न करने के लिए हमें ये 2-3 स्टेप यहां पर लगानी है, डायग्राम बनाना है। इसी के साथ हमारा ये विस्थापन धारा वाला जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो गया। और अब देखो, विस्थापन धारा आने के बाद में जो संधारित्र है इसके लिए जो एम्पियर का समीकरण होगा वो समीकरण मैक्सवेल के साथ जुड़ जाएगा और उसको बोलेंगे हम एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। तो देखें, इसके बाद मिलेगा हमें एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। तो ध्यान देना, ये हम एक संधारित्र के ऊपर लगा रहे हैं ये। तो संधारित्र के लिए हमें मिलेगा ई वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। अब यहां पर ये बी लेना है,
तो एम्पियर मैक्सवेल का जो समीकरण मिलेगा हमें, वो मिलेगा ऐसे, समाकलन बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर बराबर में म्यू नॉट आई। अब ध्यान देना, आई किस किस रूप में, यहां पर आई आपको मिला है एक तो आई सी के रूप में, एक मिला है आई डी के रूप में। जहां तक तार है, वायर आ रहा है, वायर में जो धारा मिलेगी वो मिलेगी चालन धारा आईसी, और प्लेटों के बीच में जो धारा है वो मिलेगी विस्थापन धारा के रूप में आई डी के रूप में। तो यहां आपको जो आई का मान है वो लेना है ये वाला, आई बराबर आई सी प्लस आई डी। तो देखें यहां पर आई का मान लेंगे हम आई सी प्लस आई डी। अब आई डी का जो मान था वो क्या था, देखो वो रख देंगे यहां पर। तो आई डी का मान रखेंगे यहां पर, तो बी वेक्टर डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट, ये यहां पर आई सी है, प्लस में एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी, ये जो है इस आई डी का मान है। अब इसके बाद में ये जो म्यू नॉट है इसको अंदर गुणा कर देंगे, तो गुणा करने के बाद में हमें मिलेगा समाकलन बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटा डी टी। ये यहां पर ये है आपके पास में एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। तो संधारित्र के लिए जो है अकेले एम्पियर का जो समीकरण है वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि यहां पर प्लेटों के बीच में धारा थी नहीं, तो वहां पर वो विद्युत क्षेत्र को भी जीरो कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र को भी जीरो कर रहा था। तो ऐसी कंडीशन में मैक्सवेल ने इसमें सुधार करके और एक नया समीकरण बनाया जिसको बोलते हैं एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण। और एम्पियर मैक्सवेल समीकरण आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो इनको याद रखना है। इसके बाद में आपको 4 मैक्सवेल के समीकरण याद रखने हैं जो निर्वात के लिए है। तो ये जो फंडामेंटल है जो भी हमने देखा पहले, उसका समीकरण तो मिला हमें ये वाला, जो एम्पियर मैक्सवेल के नियम के नाम से जाना जाता है। और निर्वात में मैक्सवेल ने 4 समीकरण दिए थे जो आपको याद रखने, बोर्ड एग्जाम पूछ लेते हैं। एक तो है विद्युत संबंधी गाउस का नियम, जो समाकलन गोला किया उसका मतलब है पृष्ठ बंद है, और ये ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है और क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट है यहां पर बटे में। और ये जो है वो चुंबकत्व में गाउस का नियम है, और ये फैराडे के नियम से एक फॉर्मूला है, समीकरण है, आपको याद रखना है। और ये अभी हमने देखा था। ये 4 जो समीकरण हैं इनको आप एकदम अच्छे से याद कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये समीकरण पूछे जाते हैं, हर साल पूछते हैं, किसी न किसी तरीके से वो पूछ लेते हैं, तो आपको ये याद रखना है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, जो आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखें अगला टॉपिक है हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगे, यही चैप्टर का नाम है और यही अब हमारा टॉपिक है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, 2 नाम आ रहे हैं इसमें, एक तो आ रहा विद्युत, एक आ रहा चुंबक। तो ध्यान देना, अगर कोई आवेश है, यहां पर कोई आवेश है, चार्ज बोलते हैं उसको, ये प्लस का आवेश ले लिया Q, अगर इसका दोलन करवाएं ऊपर नीचे, इसको अगर दोलन करवाएं या यूं कहें इसको कंपन करवाएं इसका,
तो आवेश के कंपन करने से, दोलन करने से क्या होगा, इसमें से एक तरंग उत्पन्न होगी जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग। ये विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। अब बेसिक फंडामेंटल इसका यह है कि यहां पर जो आवेश है दोलन कर रहा है, तो वो कर रहा है त्वरित गति। यहां पर आवेश कर रहा है त्वरित गति कर रहा है यहां पर। तो यहां पर त्वरित गति करता हुआ जो आवेश है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र और उसके साथ साथ में विकिरण भी उत्सर्जित करता है, और वो विकिरण होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। तो वो विकिरणें उत्सर्जित करता है जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। अब यहां पर देखो, ये जो E है यहां पर, ये दर्शाता है विद्युत क्षेत्र को, B जो दर्शाता है ये दर्शाता है चुंबकीय क्षेत्र को। अब दोनों के जो कंपन हैं, दोलन हो रहे हैं या वाइब्रेशन जो हो रहे हैं, वो एक दूसरे के लंबवत है। जैसे कि x अक्ष में दोलन कर रहा है विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर y अक्ष में करेगा ये चुंबकीय क्षेत्र, और z अक्ष में क्या हो रही है, तरंग का संचरण हो रहा है। इस तरफ तरंग का संचरण हो रहा है। तो यहां पर ये जो z अक्ष है, इस दिशा में तरंग का संचरण हो रहा है। और ये जो यहां पर दिख रहा आपको B, ये चुंबकीय क्षेत्र है जो y अक्ष में कंपन कर रहा है। तो यहां पर y अक्ष में कंपन कर रहा है, तो दोनों के कंपन जो है वो एक दूसरे के लंबवत है। तो इसमें एक चीज ध्यान देनी है आपको यहां पर कि E वेक्टर तथा B वेक्टर, ये विद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, दोनों एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। तो इसके बारे में पूछ लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग में जो विद्युत क्षेत्र है और चुंबकीय क्षेत्र है, ये किस प्रकार कंपन करते हैं। तो ये एक दूसरे के लंबवत दिशा में कंपन करते हैं, और इनका जो संचरण है वो इन दोनों के जो कंपन हैं उसके भी लंबवत है, क्योंकि y अक्ष और x अक्ष के लंबवत है z अक्ष। तो z अक्ष में ये गतिमान है। और यहां जो इसके जो समीकरण बनेंगे वो इस प्रकार होंगे। देखो यहां पर, जैसे कि विद्युत क्षेत्र का हो जाएगा E बराबर E नॉट साइन, यहां पर K Z, क्योंकि Z अक्ष में गतिमान है तो यहां पर Z आएगा, और माइनस कर दो ओमेगा T। चुंबकीय क्षेत्र के लिए मिलेगा हमें B बराबर B नॉट साइन, ये भी Z अक्ष की ओर गतिमान है, उस दिशा में संचरित हो रही है, तो यहां पर भी आएगा K Z माइनस ओमेगा T। ये जो मिले हमें, E नोट क्या है यहां पर, E नोट इसका ये जो अधिकतम मान है यहां पर, वो है ये जो मान है वो दिखा रहा है यहां पर E नोट, ये वाला E नोट है। इसको आप आयाम कह सकते हो, विद्युत क्षेत्र की जो तरंग है उसका शिखर मान कह सकते हो, और यहां पर जो B नोट है वो इसका ये अधिकतम मान है, ये वाला। तो ये जो मान है इसको हम B नोट से दर्शाएंगे। और यहां पर इस वाले समीकरण में हमें दो तीन चीजें मिली है। एक तो मिला है K, तो देखो K क्या है यहां पर, यहां K ये सदिश राशि होती है, इसको बोलते हैं
तरंग संचरण सदिश, या इसको आप गमन सदिश भी कह सकते हो। बस ये इतना बताता है कि तरंग कौन सी दिशा में गमन कर रही है। तो z साथ में आया है तो z अक्ष में ही गमन कर रही है। तो ये k जो है वो तरंग संचरण सदिश या गमन सदिश है। अब देखो इसके बारे में कुछ बेसिक जो स्टेप्स हैं डेरिवेशन के वो देख लेते हैं। तो हमें देखो मिला था यहां पर, एक तो मिला E बराबर E नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, और एक मिला हमें B बराबर B नोट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। तो देखें अब ये थोड़ा सा एक चीज और देख लेना यहां पर कि ये एक्स अक्ष में कंपन कर रही है, तो यहां पर हमें E के साथ में x लगा दो ताकि इससे ये पता चल जाए कि विद्युत क्षेत्र जो है वो कौन से तल में कंपन कर रहा है, ये कौन से तल में ये मतलब कंपन कर रहा है। तो ये x अक्ष में कंपन कर रहा है तो x लगा दिया, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए ये y अक्ष में कर रहा है तो यहां पर b y लगा देते हैं। ये हो गया b y। अब देखें तो यहां जो k है इस k का मान होता है 2 पाई बटा लैम्डा। ये k का मान है, ये आपको याद रखना है। अब देखो और तथा ओमेगा जो है ये कोणीय आवर्ती होती है जिसको आप ले सकते हो सी के रूप में। ये सी के है ओमेगा बराबर। तो देखो एक समीकरण मिला आपको ये, एक मिला आपको ये, और हमें पता है कि जो ओमेगा होता है वो होता है 2 पाई न्यू। अब न्यू यहां पर ये आवर्ती है, ये जो है ये है आवर्ती। अब देखें हमें यहां पर ओमेगा की जगह जो मान रखना है वो रखना है, तो 2 पाई न्यू, और के का मान यहां से उठा के यहां पुट करना है। तो देखें इसलिए 2 पाई न्यू बराबर सी यहां पर पड़ा है, और के का मान जो है वो है 2 पाई लैम्डा, तो गुणा में कर दो 2 पाई बटा लैम्डा। तो इसमें क्या मिला हमें, इसमें मिला 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, और न्यू बराबर सी बटा लैम्डा मिला। अब इसको अगर इस तरफ ट्रांसफर करेंगे लैम्डा को इधर, तो हमें मिलेगा सी बराबर न्यू लैम्डा। ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज और है जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उसके, वो ये है कि जो इसको नोट में लेते हैं, जो ई नोट है और बी नोट है इसका जो अनुपात होता है वो अनुपात होता है सी के बराबर। ध्यान देना, इस फॉर्मूले को याद कर लेना कि ई नोट और बी नोट का जो अनुपात है वो होता है सी के बराबर। और यहां से अगर आप ई नोट निकालना चाहोगे तो इस बी को इस तरफ ट्रांसफर कर दो, ये हो गया बी नोट गुणा में आ गया सी। तो इन फॉर्मूलों के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये आपके यहां पर हुए हैं। और देखो यहां पर जो सी का मान होता है वो होता है सी बराबर 1 बटा
अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अब देखो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहां पर म्यू नॉट जो है वो निर्वात की चुंबकशीलता है और एप्सिलॉन नॉट जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। और ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है इसका जो वेग है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है का जो निर्वात में जो वेग होता है वो होता है c। और c का जो फॉर्मूला हमने देखा अभी जस्ट वही है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यदि निर्वात की जगह कोई माध्यम हो तो उसमें जो इसका वेग होगा वो देखते हैं। तो माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग है वो होता है v। निर्वात में c, माध्यम में v, और उसको दर्शाएंगे हम √μ और एप्सिलॉन, जहां म्यू जो है वो है माध्यम की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन जो है वो है माध्यम की विद्युतशीलता। तो इसमें लिख दें यहां पर माध्यम की विद्युतशीलता। और देखें यहां पर म्यू नॉट होता है म्यू आर, यानी म्यू का मान होता है म्यू आर म्यू नॉट, और एप्सिलॉन जो है वो होता है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, ये मान होता है। अब ये यहां पर एप्सिलॉन आर क्या है, ये जो है ये माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता है ये, तथा म्यू आर जो है वो माध्यम की अपेक्षित चुंबकशीलता है। तो देखें ये जब मान रखेंगे यहां पर म्यू का और एप्सिलॉन का, तो हमें यहां पर मिलेगा 1/√, में इनको जब रखेंगे यहां पर तो हमें अलग अलग मिलेंगे। एक तो मिल गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, एक मिल गया म्यू आर एप्सिलॉन आर, अंडर रूट के अंदर है ये। तो यहां पर देखो इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं। जब ये सारा मान रखा हमने तो इसका मान क्या है, देखो इसका मान है c, तो ये हो गया c बट्टे में ये जो है वो पड़ा है, तो ये आ गया म्यू आर एप्सिलॉन आर, और इसको हम ले सकते हैं c/n। ये c है बटे में n है। n क्या है, जहां n जो है वो है
माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक है, तो बटे में आ रहा है, तो माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा विद्युत चुंबकीय तरंग चाल उतनी कम हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है, बेसिक फंडामेंटल है और ये कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।